नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो एसएससी के लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रूफ के साथ है कि कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कौन साल पूछे गए हैं। हम आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आप अंत तक बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न आज होगा इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में चाहे आप एसएससी के दे रहे हो, रेलवे के दे रहे हो। अगर आप एसएससी के दे रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे के लिए दे रहे हैं तो रेलवे में भी वही अब प्रश्न पूछे जाते हैं जो लगभग एसएससी में, क्योंकि एसएससी का जो कंपटीशन हो चुका है काफ़ी टफ हो चुका है। ठीक है, यही सब प्रश्न अब रेलवे वगैरह में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान याद रखिएगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, उपकरण जिसका उपयोग सभी रेडियो विकिरण को मापने तथा उसकी पहचान करने में की जाती है, इसका सही आंसर है गीगर मूलर काउंटर। हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में हो या रेलवे में हो। चलिए, हमारा दूसरा ऑप्शन प्रश्न है, समय मापी उपकरण कहलाता है, समय मापी उपकरण कहलाता है। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में ही प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, इसको याद रखिएगा। हमारा थर्ड प्रश्न है, वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्त जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में की जाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ओडोमीटर, यानी वाहनों की गति मापने में जो प्रयोग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये भी एसएससी सीजीएल, देखिए सीजीएल लेवल का ये सब प्रश्न है, ये सीजीएल लेवल में पूछा जाता है, 2017 में पूछा गया भी है, इसलिए इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अब हम कुछ विशेष प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि भौतिक विज्ञान में आविष्कार एवं खोजों से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में या प्रश्नों के बारे में। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? क्या है? पेंटियम चिप। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। पेंटियम चिप का आविष्कार किया है विनोद धाम ने। ठीक है, पेंटियम चिप। चलिए, अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत को किसने स्थापित किया? सापेक्षता के सिद्धांत को किसने स्थापित किया? ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत का, ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत किसने स्थापित किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार, आप जो अभी के समय में इतना टेक्नोलॉजी देख रहे होंगे, रडार जिसे कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का सिग्नल को पकड़ा जाता है, इसका आविष्कार एएच टेलर और लियोसी यंग के द्वारा किया गया था। एएच टेलर और लियोसी यंग के द्वारा। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। ये शायद एक रेलवे के एग्जाम में भी हम मुझे देखा गया है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? रंगीन फोटोग्राफी का बात किया जा रहा है, इसका आविष्कार किसने किया? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया है। रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया? निर्वात पंप का बात किया जा रहा है इसमें, निर्वात पंप। ठीक है, इसका आविष्कार किया है ओटो वान ग्यूरिकी के द्वारा निर्वात पंप का आविष्कार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? आविष्कारक कौन है या कौन थे? तो जॉन एल वेयर्ड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जेल वेयर्ड। इसको इतना भी याद रखिएगा, वेयर्ड टेलीफोन वेयर्ड, क्योंकि हम लोग ऐसे याद किए थे इसको। ठीक है, टेलीफोन जेल वेयर्ड। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नॉट गेट
संचालित होता है, नॉट गेट, देखिए ये सीजीएल में ही पूछा जाता है क्योंकि नॉट गेट और गेट ये सब फिजिक्स में है, 11-12 के फिजिक्स में। ये सब तो सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके संचार या आविष्कारक थे एकल ट्रांजिस्टर, ठीक है। नॉट गेट का संचालित डैश संचालित था, तो एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। नॉट गेट एकल संचालित एक मिनट नॉट गेट संचालित होता है एकल ट्रांजिस्टर द्वारा, ठीक है। नॉट गेट किसके द्वारा संचालित होता है? एक ट्रांजिस्टर द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला है सिलिकॉन एक डैश है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। ये भी देखिए एमटीएस का प्रश्न है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर किस प्रकार प्रभावित होगी? अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है वो तापमान बढ़ने पर, कि क्या बढ़ने पर? तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ने पर किस प्रकार प्रभावित होगी? तो टेम्परेचर बढ़ने पर वह घट जाती है। अर्धचालक की चालकता या प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, निम्नांकित में से किस एक के लिए डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? किसके लिए डायोड का उपयोग किया जाता है? यानी दृष्टकारी के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का सामान्यतः उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? दृष्टकारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता का मात्रात्मक इकाई क्या है? ये भी देखिए सीजीएल का प्रश्न है, 2002 में पूछा गया था। रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता की मात्रात्मक इकाई क्या है? ये है बेकुरल, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है? ये भी सीजीएल का प्रश्न है, 2002 का है। ये इसका सही जवाब है जेनर डायोड, ठीक है। आगे चलते हैं 13 नंबर, रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता का कारण है। अब यहाँ पे कारण पूछा जाता है। अस्थाई नाभिक का कारण है, ठीक है। अब इसी से देखिए एसएससी सीजीएल में रेडियो सक्रियता से ही 2 प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं, पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन में रिक्त सतह की चौड़ाई होती है। अब देखिए यहाँ पे पीएन जंक्शन जो है ना, पीएन जंक्शन, इसमें जो रिक्त जो सतह है उसकी चौड़ाई क्या होती है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई विपरीत पूर्वागमन के अंतर्गत बढ़ती है। अब क्या होता है, जब विपरीत पूर्वागमन होता है तो इसकी चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए विपरीत पूर्वागमन होगी इसकी ऑटोमेटिकली, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस। ये तो चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? ठीक है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। 16वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वर्धक अथवा विस्तार उपकरण नियुक्त में किया जाता है? ठीक है, किसका उपयोग किसके वर्धक अथवा विस्तारक के रूप में किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग विस्तारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न, ट्रांजिस्टर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ट्रांजिस्टर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ध्वनि वर्धक में। ट्रांजिस्टर ध्वनि वर्धक में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किसका बृहद प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है? ठीक है, किसका प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है। तो इसका सही जवाब है जर्मेनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपकरण जिसका उपयोग वायु की गति मापने में किया जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? वायु की गति मापने में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो एनीमोमीटर बोलते हैं। वायु की गति में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? अभी तुरंत इसका बात हुआ था, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वह उपकरण जिसका उपयोग दूध का घनत्व मापने में किया जाता है। दूध का घनत्व मापने में लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, CHSL में पूछा गया है 2014 में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, दूध का शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का शुद्धता भी लेक्टोमीटर के, यानी देखिए दूध का घनत्व भी लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है और दूध का शुद्धता भी लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वह उपकरण जिसके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 24वां प्रश्न है हमारा, बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? किसका प्रयोग? बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो आवृत्ति मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या मापने में? आवृत्ति मापने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर क्या किया जाता है? वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं टेरिस्टेरियल दूरदर्शी। इसको क्या बोलते हैं? टेरिस्टेरियल दूरदर्शी या टेलीस्कोप भी बोलते हैं इसको। चाहे तो आप टेरिस्टेरियल दूरदर्शी बोलिए या टेलीस्कोप बोलिए। चलिए 26वां प्रश्न हमारा, एक उपकरण जिसका प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, उसको हाइग्रोमीटर का बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता मापी को क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर ये रेलवे SSC वगैरह में पूछा जाता है, या कोई आप बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ये सब का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, वह उपकरण जिससे भूकंपों का अभिलेखन अथवा रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए भूकंपों का क्या अभिलेखन अथवा रिकॉर्ड किया जाता है, उसको भी सिस्मोग्राफी बोलते हैं। यानी भूकंप मापी को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अगला है हाइड्रोस्कोप। वह उपकरण है जिसमें परिवर्तन दर्शित होता है। किसका परिवर्तन दर्शित होता है? जल के अंदर ध्वनि का परिवर्तन दर्शाया जाता है उससे। किसके अंदर? हाइड्रोस्कोप के अंदर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृष्ठक अथवा सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? देखिए ये हम धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। किसका बात किया जा रहा है? पृष्ठक अथवा सेक्सटेंट। ठीक है, पृष्ठक अथवा सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो नौवहन को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नौवहन को हम नेविगेशन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नेविगेशन बोलते हैं और हिंदी में नौवहन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायनामाइट जो होता है ना, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अब डायनामाइट का काम क्या है? बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर हम्फ्री डेवी द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? हम्फ्री डेवी द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो सेफ्टी जो लैंप है, यानी सुरक्षा लैंप जो अभी हम लोग यूज करते हैं, उसका आविष्कारक कौन है? सर हम्फ्री डेवी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नियॉन की खोज किसने की थी? नियॉन की खोज मॉरिस एम ट्रावर्स किसके द्वारा? मॉरिस एम ट्रावर्स और विलियम रामसे द्वारा इसका खोज किया गया था। दो आदमी थे, एक थे मॉरिस एम ट्रावर्स और विलियम रामर्स, ठीक है, या रामसे इसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विद्युत, देखिए विद्युत तड़ित जो तड़ित चालक होता है, यानी जिसको ठनका भी बोलते हैं कहीं पे, जो आसमान में दो बादलों को टकराने से निकलती है ठनका, जो जमीन पे गिरता है, ठीक है। विद्युत तड़ित चालक और वाइफोकल लेंस यानी द्विफोकल लेंस का आविष्कारक कौन है? यानी विद्युत तड़ित चालक का भी, देखिए विद्युत का भी आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक जो ये तड़ित गिरता है, इसका भी मतलब खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन। और वाइफोकल लेंस का भी खोजकर्ता कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। गर्म हवा का गुब्बारा के आविष्कारक कौन है? गर्म हवा का गुब्बारा यानी हॉट एयर बलून का आविष्कारक कौन है? तो मॉट गोल्फियर ब्रदर्स के द्वारा इसका खोज किया गया था। चलिए आगे तरफ बढ़ देंगे हम लोग। 35वां प्रश्न है, थॉर्म्स फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थॉर्म्स फ्लास्क के आविष्कारक जेम्स डेवर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अब देखिए, अब आगे हमारा भौतिक विज्ञान के दाब से संबंधित, किससे संबंधित? दाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे अब। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है हमारा, जब बैरोमीटर का पठनांक, क्या वो बोला जा रहा है, जब बैरोमीटर का पठनांक बिंदु अचानक से गिर जाए तो, अचानक से गिर जाए तो यह सूचना है, किसका सूचना है? तो तूफान का। जिसके बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तूफान को मापते हैं या वायुदाब को मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। इसका जो पठनांक है जिससे मापा जाता है, अचानक नीचे हो जाए, अचानक ये पठनांक गिर जाए तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे तूफान आने वाली है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। गैस का घनत्व महत्तम होता है, गैस का घनत्व महत्तम कहाँ होता है? जहाँ निम्न तापमान और उच्च दाब पे, निम्न तापमान जहाँ पे हो या उच्च दाब हो, वहाँ पे गैस का घनत्व ज़्यादा होता है। और गैस का तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा? अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, विशिष्ट गुरुत्व को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका सही जवाब है पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के घनत्व के अनुपात के रूप में, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व को किसके अनुपात के रूप में मापते हैं? तो पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है, इसके घनत्व के रूप में मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जल का 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है, यह सर्वाधिक मान्य किस पे होता है?
तो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कह सकते हैं जल का घनत्व सबसे अधिक किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि बर्तन में तैरते हुए बर्फ पिघल जाए तो बर्तन की जल का सतह क्या होगा। देखिए, एक बर्तन है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। अगर ये बर्फ पिघल जाए, ये अभी बर्फ है, अगर ये पिघल जाए तो क्या पानी नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि पानी फुल भरा हुआ है, इस पे बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, मतलब तैर रहा है। तो अगर जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी क्या नीचे की तरफ गिर जाएगा या उतना ही बना रहेगा। तो इसका सही जवाब है उतना ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ जब जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, मतलब इसके अंदर एयर बबल्स बन जाता है बर्फ के अंदर। और जब जितना एयर बबल्स बर्फ के अंदर होगा, यानी हवा का आयतन जितना होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। और जब पानी में तैर रहा होता है बर्फ, तो जितना एयर का आयतन होगा उतने आयतन का बर्फ पानी के ऊपर होगा। ठीक, जब जितने बर्फ पानी के अंदर हैं और वो पिघल जाए तो वो उसी में सिमट के रह जाएंगे। बाकी जितना एयर है तो एयर तो हट निकल जाएगा ना, एयर निकल जाएगा तो आयतन क्या होगा, उतना का उतना ही बना रहेगा जितना बर्फ अंदर डूबा हुआ है। और वो पिघल गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा तो नहीं गया या फिर उससे निकल तो नहीं गया, वो सिर्फ एयर निकला जो कि ऊपर तैर रहा था बर्फ, उसका एयर निकल गया, यानी उसका आयतन और मतलब वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बोलते हैं, बढ़ते हैं। सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है। सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सापेक्षिक घनत्व का बात किया जा रहा है, जबकि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक ही नहीं होता है। तो इसका आंसर है हाँ ऑप्शन डी, इसका मात्रक नहीं है। ठीक है, ये देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया था 2016 में, और CPO का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, इसमें भी पूछा गया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। अब देखिए, खोजा गया था मतलब यहाँ से उसको दूरबीन से देखा गया था यूरेनस, ऐसा नहीं कि उसको बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, स्पेस पेन के आविष्कारक कौन थे। स्पेस पेन के आविष्कारक कौन थे। देखिए, इसके लिए जो हम लोग पेन का कलम का उपयोग करते हैं, वहाँ पे ऐसा पेन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग अभी पेन यूज करते हैं, ये ऐसे नॉर्मल हम लोग पेन यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा पेन यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस में क्या है, निर्वात है, जब नहीं होगा तो बाहर का जो घनत्व है और अंदर का घनत्व है ये तो अलग अलग होता है, तो उसका नीब तो बाहर निकल आएगा। तो इसके लिए स्पेशल पेन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे। तो इस पेन के आविष्कारक हैं पॉल सी फिशर, पॉल सी फिशर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा किया गया था। प्रोटीन की खोज किसने की। अल्बर्ट आइंस्टीन, ओह सॉरी, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए, कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो यही सब होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर नहीं जाइएगा, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाने के बाद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया था। देखिए क्या है, वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज मिस्ट्रल, जॉर्ज डी मिस्ट्रल। ठीक है, वेल्क्रो का आविष्कार जॉर्ज मिस्ट्रल।
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जलरोधी बरसाती, ठीक है। जलरोधी जो बरसाती होता है यानी रेनकोट जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? ये तो इजी चीज़ है, चार्ल्स मैकेन्टोश। देखिए हम लोग को लग रहा है ना कि बहुत इजी चीज़ है कि ये पन्नी का भी बना लेंगे, इसमें क्या नाम किए, ये किसने किया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जल रोधी यानी ऐसा बरसाती होना चाहिए जिसके अंदर कितनों बारिश बाहर से पड़ जाए अंदर ना जाए। तो इसका जो क्लोथ है, ये जो कपड़ा है यहाँ पे, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये है ये चार्ल्स मैकेन्टोश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नियॉन लैंप का आविष्कारक या आविष्कार किसने किया? ठीक है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज क्लाउड, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वाटर टरबाइन का आविष्कारक कौन है या आविष्कार किसने किया था? किसका आविष्कार? वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया? वेनाइट फॉर्नियर। देखिए इसको वेनाइट फॉर्नियन भी कहते हैं या फॉर्नियर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत स्टोव के आविष्कारक कौन थे? क्या प्रश्न कर रहा है? विद्युत स्टोव पे जिस पे खाना हम लोग बनाते हैं उसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक हैं लेलायड ग्रॉफ कॉफमैन, ठीक है। ये सब विदेशी ही दिखेंगे आपको। चलिए आगे 15वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विद्युत ड्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? विद्युत ड्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है फ्योडोर। इसका सही जवाब क्या है? फ्योडोर पिरांटेस्की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत कुर्सी। अब देखिए विद्युत कुर्सी भी है, विद्युत कुर्सी के आविष्कारक कौन थे? विद्युत कुर्सी के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड पी साउथविच। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट गोडार्ड। रॉकेट का आविष्कारक हैं रॉबर्ट गोडार्ड। अगला प्रश्न है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एडोल्फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है, एडोल्फ गॉस्टन यूनेक। इसको क्या बोलेंगे? एडोल्फ गॉस्टन यूजेनफिक। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा क्वांटम थ्योरी या प्रमेय, थ्योरी इसको बोलिए या प्रमेय बोलिए, क्वांटम प्रमेय या क्वांटम थ्योरी को किसने प्रतिपादित या स्थापित किया था? क्वांटम थ्योरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये है मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी के आविष्कारक कौन है? मैक्स प्लैंक। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है एनरिको फर्मी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तड़ित चालक, ये तो हम पहले भी बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। तड़ित चालक विद्युत, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे है निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक है? किसका घनत्व सर्वाधिक है? जल का है या बर्फ का है, एथिलीन का है या एसीटोन का है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? जल का है, क्योंकि जल के ऊपर बर्फ तैरता है, उसका घनत्व कम होगा। इथालीन जो है ये भी जल के ऊपर तैरता है, तो इसका भी घनत्व कम है। एसीटोन भी जल के ऊपर तैर जाता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो जल का है। चलिए अगला
प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बार किसके बराबर होता है, यानी 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, एक बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। एक वास्तविक गैस जो है ना, आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। कब करती है, जब निम्न दाब और उच्च ताप होता है तब। ठीक है, निम्न दाब और उच्च ताप होता है तब। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जल का उबाल बिंदु, यानी इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक बोलेंगे इसको हिंदी में। ठीक है, निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, पहाड़ी इलाकों, देखिए पहाड़ी जो इलाका होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र पर जल का उबाल बिंदु डैश होता है या क्या होता है, उबाल यानी क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो समुद्र सतह पर से कम क्यों होता है। देखिए पहाड़ पे ऊपर में हम किसी पानी को उबालेंगे, यहाँ पे गैस जला के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और गैस जला के पानी को उबालेंगे, तो क्या होगा ना, उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, यानी वो जल्दी उबलने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि नीचे का जो वायुमंडल है ठंडा होता है, इसके वजह से यहाँ पे घनत्व अधिक होता है। जहाँ घनत्व अधिक होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब ऊपर जाएंगे घनत्व कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, भोजन पकाते समय नमक डालने पर सब्जियां कम समय में ही पक जाती है, क्योंकि इसका क्या रीज़न है, जल का उबाल बिंदु बढ़ जाता है। जल का उबाल बिंदु क्या होता है, बढ़ जाता है। नमक डालने से क्या होगा, जल का उबाल बिंदु बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक यानी स्वचालित वाहन में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग किया जाता है, यानी द्रवचालित रोधक जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, द्रवचालित रोधक, किस नियम के आधार पर, ये किस नियम के आभासी प्रतिवेदन पर कार्य करती है, तो यह है पास्कल का नियम पे काम करती है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पे ही काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको उपयोग दाब को मापने में किया जाता है, किसका उपयोग दाब को मापने में किया जाता है, एनी रॉड। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एनी रॉड या बैरोमीटर, यानी सीधा बोल सकते हैं इसको बैरोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। यदि एक वायुदाब जो मापी होता है को एक गोल बर्तन में रखा जाए, एक वायुदाब मापी को गोल बर्तन में रखा जाए, इससे धीरे धीरे वायु निकाल ली जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें पारे की सतह बढ़ जाएगी। पारे की सतह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वायु से भरे गुब्बारे को कील की अपेक्षा, ठीक है, सुई से फोड़ना अधिक आसान है। क्यों, इसका क्या रीज़न है, सुई जो है कील की अपेक्षा गुब्बारे पर ज़्यादा दबाव डालती है, यानी सुई जो है कील की अपेक्षा गुब्बारे पर ज़्यादा दबाव डालती है, क्योंकि कील का नीब जो होता है थोड़ा मोटा होता है और सुई का क्या होता है, पतला होता है। इसलिए इसका जो दबाव है मोटा होने की वजह से, देखिए दबाव कैसे काम करता है, क्षेत्रफल पे काम करता है। ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो कम दबाव होगा और कम क्षेत्रफल होगा तो ज़्यादा दबाव होगा। तो इसका क्षेत्रफल यानी इसको क्या बोल सकते हैं, सुई का नोक पतला है कि कील का नोक पतला है, सुई का पतला, इसलिए इसके द्वारा दबाव ज़्यादा होगा, इसलिए गुब्बारा आसानी से फूटता है। देखिए फूटता तो दोनों से, लेकिन आसानी से किससे फूटता है इसका बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चावल पकाना कहाँ कठिन है, पर्वत की चोटी पर चावल पकाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट
कम हो जाता है ना। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जल निम्नलिखित ताप पर ही उबल जाता है क्योंकि, यानी पहाड़ पर जल कम ताप पर उबल जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। ठीक है, पहाड़ों पर वायुमंडल ताप कम होता है इसी वजह से। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्योंकि जल उच्च तापमान पर उबलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंटेनर के तल पर द्रव द्वारा दाबित दबाव के आंकलन हेतु निम्नलिखित में से या निम्न में से किसका आवश्यकता नहीं होगा? किसमें? कंटेनर के तल पर द्रव द्वारा दाबित दबाव के आकलन हेतु किसका आवश्यकता नहीं होती है? बर्तन के तली क्षेत्र का वर्ग, इसका आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस नियम के कथानुसार जब कोई वस्तु जल में पूरी अथवा आधी डुबाई जाती है तो यह अर्धगामी बल का अनुभव करती है? यह वस्तु के भार के द्रव्यीय विस्थापन के समतुल्य होता है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई दाब का पास्कल होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव चालित यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पे। अभी तुरंत बताए थे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट किसका आधार पर कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पर काम करती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस खेल के खिलाड़ियों को पास्कल के नियम की आवश्यकता अवश्य होनी चाहिए? किस खेल के खिलाड़ी को पास्कल के नियम का आवश्यकता होनी चाहिए? तो देखिए स्कूबा डाइविंग का, ठीक है, ड्राइविंग होगा, स्कूबा ड्राइविंग, इसके खेल के खिलाड़ी को जो है ना पास्कल के नियम की आवश्यकता होगी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आर्द्रता डैश द्वारा मापी जाती है? आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा को किस पद के माप में वायुमंडल में वाष्प की मात्रा को किस पद में मापा जाता है? तो ये आर्द्रता हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठेला एक उदाहरण है। ठेला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? द्वितीय वर्गीय उत्तोलक का। द्वितीय वर्गीय उत्तोलक का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, वाहनों में स्नेहक तेल का उपयोग होता है। वाहनों में स्नेहक तेल का उपयोग होता है घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी पर चढ़ते समय ड्राइवर वाहन के गियर का औसत बनाए रखता है। ठीक है, ये देखिए CHSL में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये सब कॉमन सेंस की बात है, जो गाड़ी उड़ी चलाता है वो तो आसानी से जवाब दे देगा ही। देखिए एक गियर से अधिक या एक गियर के बराबर में बनाए रखता है फिर चलता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
वाष्प इंजन यानी वाष्प मशीन में चक्का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि इंजन की गति को त्वरित करता है। चक्का क्या करता है? ईंधन की गति को त्वरित करता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कैंटिलीवर विम यानी उसको पुंज बोलते हैं का उदाहरण है, यानी गोता लगाने का बोर्ड। गोता लगाने का क्या है? बोर्ड है। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक साधारण मशीन आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं करती है, नहीं कर सकती है। आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती है एक साधारण मशीन। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यानी तुलादंड यानी तराजू को बोलते हैं। तराजू के संतुलन की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है या किस सिद्धांत पे काम करती है? तो आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। स्थिर विद्युत अवक्षेपक अथवा स्थिर विद्युत धूल कण जो धूलकण होता है वो निष्पादक का प्रयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसमें? वायु में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वायु में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नॉट मात्रात्मक इकाई है। नॉट मात्रात्मक इकाई है। क्या है नॉट मात्रात्मक इकाई? इसका सही आंसर होगा समुद्री जहाज की गति। नॉट मात्रात्मक किसकी मात्रात्मक इकाई है? समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा वाहनों के टायर पूरी तरह हवा से भरे हुए होते हैं। वाहनों के टायर पूरी तरह हवा से भरे हुए होते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सरस गतिशील की निश्चितता के लिए। यानी क्यों भरे होती है? वाहनों के टायर जो है पूरी तरह हवा से भरे हुए होते हैं। आखिर क्यों भरा जाता है पूरी तरह हवा से? तो इसका सही जवाब है सरस गतिशील की निश्चितता के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है। फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? तो स्थिर वैद्युत चित्र बनाने में। स्थिर वैद्युत चित्र बनाने में। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है उड्डयन गतिविधियों का लेखांकन अथवा उड्डयन अभिलेखन तकनीकी रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है। देखिए हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि इंजन में लगा होता है, आगे इंजन के साइड में। ठीक है। जो कि चाहे वो प्लेन कितनों भी दुर्घटनाग्रस्त क्यों ना हो जाए, ठीक है, प्लेन अगर दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाता है तो वो ऐसा उसको बोलते हैं ना, ऐसे बनाया जाता है कि वो कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है। कितनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाए वो ब्लास्ट नहीं करता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो उसका क्या नाम बोलते हैं? और उसका काम है, ब्लैक बॉक्स का क्या काम है? जितने भी गतिविधि हो रहे हैं प्लेन में उसको सबको रिकॉर्ड करना। जैसे कि अगर कोई पायलट या हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे बाद में पता चल पाए कि आखिर रीजन क्या था। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अतिचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा के गमन के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अतिचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा के गमन के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। कितना प्रतिरोध उत्पन्न करती है? तो न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। किस मशीन अथवा यंत्र का लघु रूप, मशीन अथवा यंत्र का जो लघु रूप है यानी शॉर्ट फॉर्म है LHC, यानी LHC किसका शॉर्ट फॉर्म है? इसका सही जवाब है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये देखिए CHSL 10th+2 लेवल में पूछा गया था।
LDC में पूछा गया था, DEO में पूछा गया था, PASA में 2015 में के परीक्षाओं में पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से याद रखिएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक खगोलीय दूरी की इकाई है। देखिए, दो खगोलों के बीच की जो दूरी है उसको नापने के लिए जो इकाई यूज करते हैं उसको बोलते हैं पार्सेक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा आविष्कार किया गया, आइजैक न्यूटन द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया? ठीक है, तो इसका आविष्कार किया गया है परावर्तक दूरदर्शी का। परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये है CV रमन। CV रमन प्रथम भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी हैं जो अंतरिक्ष गए हुए थे, प्रथम भारतीय हैं ये। अगला प्रश्न है, भौतिक राशि जर्क की इकाई है, किसकी राशि? भौतिक राशि यानी जर्क, जर्क की इकाई क्या है? मीटर प्रति घन सेंटीमीटर या घन सेकंड, सॉरी, मीटर प्रति घन सेकंड, प्रति सेकंड क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। जो हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन यानी चंद्र विज्ञान भी कह सकते हैं उसको, सेलिनोलॉजी को। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी 10⁻9 मीटर को 1 नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था, अब देखिए, प्रथम भारतीय राकेश शर्मा और प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था, तो ये है मेजर यूरी गागरिन, यानी डायरेक्ट यूरी गागरिन भी हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन जो प्रथम महिला हैं, सॉरी प्रथम बोलते महिला, सॉरी मतलब प्रथम मानव है जो कि अंतरिक्ष में गए हुए थे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान है, देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान भौतिक राशि भी है, आधारीय गुण भी है और अदिश राशि भी है। भौतिक राशि के अंदर अदिश और सदिश, तो ये क्या है? अदिश राशि है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न का मिलान करें, तो इसका सही है जवाब हो जाएगा आवृत्ति। देखिए पहले आवृत्ति को कैसे किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। बल को किस में मापते हैं? तो न्यूटन से मापते हैं। बल को न्यूटन से मापते हैं, प्रतिरोध को ओम से हम मापते हैं। यानी आवृत्ति को यानी फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा सी एंड थर्ड का हो जाएगा ए। मिलान हो गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या का बात किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा, फर्मी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। झील की सतह के जमने पर झील के तलछल, देखिए झील की सतह जम जाता है लेकिन उसके सतह के अंदर का तल का तापमान क्या होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि ये झील का ऊपरी सतह है लेकिन उसके अंदर ये जम गया, ठीक है, ऊपरी सतह जम गया है
लेकिन उसके अंदर जो पानी है, ये सब जो पानी है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठोस से गैस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से डायरेक्ट, ये देखिए ठोस है, ये सीधा गैस बन जाएगा। ठोस से देखिए कोई भी चीज़ ठोस को पिघलाते हैं तो लिक्विड बनता है, यानी सॉलिड, फिर लिक्विड, तब जाके गैस बन के ये उड़ जाता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर सॉलिड टू गैस कहा जाए, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कहा जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? अब देखिए समवेग, समवेग क्या है? वेग के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को समवेग बोलते हैं। ठीक है, तो वेग जब सदिश राशि है तो समवेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि है। विस्थापन देखिए एक निश्चित दिशा में विस्थापित होता है, तो ये क्या है? एक सदिश राशि है। आघूर्ण, आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। लेकिन ये जो गति है, गति इधर ऐसे 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 किधर भी कीजिए वो गति ही कहलाएगा। शॉर्ट यानी निश्चित दिशा में गति नहीं होता, गति किसी भी दिशा में हो सकता है, यानी गति एक अदिश राशि है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था सदिश राशि नहीं है तो गति। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारा, देखिए फिर वही प्रश्न है, कौन सी सदिश राशि नहीं है? त्वरण एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, वेग सदिश, क्योंकि वेग भी एक निश्चित दिशा में लगता है। वेग देखिए इस दिशा में हम वेग लगा चुके हैं तो इसी दिशा में हो जाएगा, थोड़ी है वेग इधर लगाए तो आगे इधर, बल इधर लगा रहे तो आ जाएगा इधर, ऐसा नहीं है। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वो विस्थापित होगा, यानी बल भी सदिश राशि हो गया, वेग भी सदिश राशि हो गया, त्वरण भी सदिश राशि है। तो ये देखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि तार किधर भी मोड़ेंगे धारा उधर कन्वर्ट हो जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी इसका दिशा निश्चित नहीं होता है, यानी विद्युत धारा क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से जोड़े गलत हैं? अब देखिए कौन से जोड़े गलत हैं? पारसेक, चलो ये बात सही है, पारसेक दूरी की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। बैरल द्रव की इकाई है, जैसे कि बड़ा बड़ा टंकी का जो पानी मापा जाता है बैरल में मापा जाता है। पारसेक 2 खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है पारसेक। प्रकाश वर्ष, नहीं गलत हो गया, ये समय का नहीं होगा, प्रकाश वर्ष ये भी दूरी का होगा। खगोलीय दूरी के, खगोलीय 2 खगोलों के बीच दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन 3 गलत है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? उसे स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। स्नेहक ही घर्षण कम करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ग्रहों की गति को किस नियम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? ग्रहों की गति को किस नियम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? ठीक है, वह कहलाता है, यानी केपलर नियम। ग्रहों की गति केपलर नियम से, ग्रहों की गति केपलर नियम से प्रतिपादित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बस इतना ही है, आज का अंतिम प्रश्न यही था। इधर 25 और उधर 35, टोटल 110, 113 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि फिजिक्स से इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।